हम लेंगे कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र, और इसमें पहला इकाई का ये तीसरा पार्ट है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत, और दूसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक खोज के बाद जो उनके परमाणुवाद हैं उसमें क्या कमी आई और किस प्रकार से सुधार किया गया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम दोनों से एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणुओं का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो अवधारणा प्रस्तुत की जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं, तो उसमें पहला जो सिद्धांत है ये है परमाणु जो होता है अभाज्य होता है, और अभाज्य को उन्होंने नाम दिया एटम। एटम का अर्थ होता है नॉन कट, जिसको और अन्य भागों में तोड़ा या काटा नहीं जा सकता, उस अंतिम आकार को हम परमाणु कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि परमाणु जो है अभाज्य होता है, जिसको और अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित कर पाना संभव नहीं है। उस अंतिम कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु या एटम। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में गुणों में समान होते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, आपस में समान होते हैं, लेकिन अन्य तत्वों के परमाणु से सर्वदा भिन्न होते हैं। इसके बाद तीसरा दिया सिद्धांत कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने दिया परमाणु हमेशा सरल गुणक में होते हैं, पूर्णांक में होते हैं। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सरल गुणक में होते हैं। तो इसके पहले हम जो द्रव्य के बनने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो 5 नियम पढ़े हैं, उन 5 नियमों के आधार पर ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया, जैसे लियोजियस का सिद्धांत था 1789 में दिया। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत था प्राउस्ट का 1970 में दिया। 1803 में डाल्टन के सिद्धांत था। व्युत्पन्न का सिद्धांत या व्युत्क्रम का सिद्धांत 1799 में था। तो इस प्रकार के जो सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए जॉन डाल्टन ने ये जो परमाणुवाद दिए हैं, तो ये परमाणुवाद जो है काफ़ी उन नियमों का या सिद्धांतों का पालन करते हैं। अगला हम पॉइंट लेंगे, परमाणु जो होते हैं अविनाशी नहीं होते, अर्थात परमाणु को हम ना तो जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। परमाणु जो है ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि परमाणु का किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य परमाणु को बनाया नहीं जा सकता। क्लियर है?
तो ये 5-6 पॉइंट उन्होंने जो सिद्धांत में दिए, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, लगभग 80-90 वर्षों तक जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सही माना गया। लेकिन जैसे जैसे खोज हुए और नए नए खोज हुए, उन खोजों में नया तथ्य सामने आया। तो नया तथ्य सामने आया तो पाया गया कि जो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें कमी थी, या ये कह सकते हैं उसमें कुछ त्रुटि थी, और उस त्रुटि में सुधार करके एक नया परमाणुवाद दिया गया, और उस परमाणुवाद को हम नाम देते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। तो मॉडर्न जो थ्योरी है, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना काम किया, जैसे जे थॉमसन है, उसके बाद रदरफोर्ड है, नील्स बोहर है, चैडविक है, गोल्डस्टाइन है, आदि वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के अलग अलग खोज किए, और उस खोज करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आया उसमें पाया गया कि जो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें कमी है, और उस कमी को इसमें सुधारा गया। तो पहला जो है, अब हम देखते हैं कि जो कण होते हैं, कण मतलब परमाणु होते हैं, वो विभाजित कण मानते हैं। परमाणु को अन्य छोटे कणों में, जैसे ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, तो इस प्रकार से और अन्य छोटे कणों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिससे जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो गलत हो गया। दूसरा जो है सिद्धांत में, एक ही तत्व के परमाणु आपस में भिन्न होते हैं, उसके परमाणु भार भिन्न होते हैं। जैसे मान लिया आपका क्लोरीन है, और जितने भी तत्व ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो हाइड्रोजन का जो भार होता है, हाइड्रोजन का भार 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। भार जो 1 होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसका भार 2 होता है हाइड्रोजन में उसको ड्यूटेरियम, और जिसका भार 3 होता है उसको बोलते हैं ट्राइटियम। उसी प्रकार से क्लोरीन है, कुछ का भार 35 होता है तो कुछ परमाणु का भार 37 होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, कुछ का भार 16 होता है तो कुछ का भार 17 होता है। तो इस प्रकार से मतलब ये भी कथन उनका असत्य हो गया। तो दूसरा जो आधुनिक अनुसंधान में देखा गया कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जो है उसके गुण हो सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं समस्थानिक, जिनका स्थान समान होता है लेकिन भार भिन्न भिन्न होते हैं। हम इसको और डिटेल से अगले अध्याय 2 में परमाणु संरचना पर हम इसको फिर से एक बार विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, वहाँ पर आपके कोर्स में दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा जो है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। जैसे परमाणु द्रव्यमान, जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न समान है, लेकिन उसके जो तत्व हैं या उसके गुण है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है आर्गन, जिसका परमाणु जो क्रमांक होता है वह 18 होता है और परमाणु भार लगभग 40 होता है। उसी प्रकार से पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है लेकिन परमाणु भार लगभग 40 होता है। इसके बाद है कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है लेकिन परमाणु भार 40 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 अलग अलग तत्व हैं जिसके भार मतलब एक समान है। जैसे जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु के भार समान होते हैं और दूसरे परमाणु से भार भिन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये मिल रहा है कि जो 3 अलग अलग तत्व हैं, एक है आर्गन है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा कैल्शियम है। ये अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन इसके भार लगभग तीनों के मान समान हैं। इसको हम बोलते हैं समभारिक। तो समभारिक मतलब जिसके भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं।
तो ये भी मतलब उसमें बदलाव हुआ। इसके बाद ये है कि परमाणु हमेशा पूर्णांक और सरल गुणक में होते हैं। सरल गुणक का मतलब होता है 1:2:3:4। जैसे सुक्रोज का देखते हैं तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। तो इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात हम देखते हैं तो हम पाते हैं कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11 और उसका जो अनुपात है 12:22:11 जो कि एक सरल गुणक में नहीं है। अगला पॉइंट है परमाणु। एक परमाणु को दूसरे परमाणु में भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ट्रांसफर या बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम भौतिक साधन द्वारा उन तत्वों को यदि हम उच्च आवेश युक्त कणों द्वारा, पार्टिकल्स द्वारा, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, प्रोटॉन है, तो इनकी बम्बार्डमेंट करके दूसरे तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पहला जो बताया हूँ नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14 है, उसमें हम न्यूट्रॉन कणों की बमबारी कर देते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है वो कार्बन बना लेता है। और कार्बन जो है ये नया तत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि नया तत्व बना और जो कार्बन नाइट्रोजन है वो पुराना तत्व वो नष्ट हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जॉन डाल्टन का जो परमाणुवाद है वो भी असत्य हो गया नए खोज में। इसी प्रकार से और भी अन्य हैं। नाइट्रोजन पर यदि हम हीलियम कणों की बमबारी करते हैं तो ये आपका ऑक्सीजन देता है और प्रोटॉन मुक्त करता है। इसी प्रकार से लिथियम में ड्यूटेरियम की बमबार्डमेंट करते हैं तो ये लिथियम जो है बेरिलियम में परिवर्तित हो जाता है। ये बेरिलियम का परमाणु भार 9 भी होता है, 8 भी होता है। इसी प्रकार से लिथियम जो है 7 भी होता है, 6 भी होता है। यहाँ पर जो समस्थानिक हैं तो ये देख रहे हैं। अंतिम जो है हम ये पा रहे हैं कि परमाणु एक सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है उस पॉइंट में जो परमाणु जो वाद है डाल्टन का वो आपका उसमें संशोधन हुआ आधुनिक आवर्तसारणी के बाद। अब हम देखते हैं नया हम टॉपिक लेते हैं और ये टॉपिक्स है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। अब हम जानते हैं कि परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसको हम खुली आंख तो क्या ऐसे हमारे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे हम परमाणु को देख सके। परमाणु का इस प्रकार से हम भार ज्ञात करना एक कठिन कार्य होता है। जैसे वास्तव में हम ये देखें कि हाइड्रोजन जैसे लेते हैं तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पर हम ले हाइड्रोजन जो है उसका जो मास होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका हम ले लें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 2.67 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब हम ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका हम भार 1 क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन का भार हम 16 क्यों लेते हैं। तो उस पर विचार करें तो हम ये देखते हैं कि ये हम मानते हैं कि 16 हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वह एक ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब भार होता है 16 ग्राम ले सकते हैं, इसका भार होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ यदि हम 16 हाइड्रोजन का जो भार लें
वह एक ऑक्सीजन के भार के बराबर होगा। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको कॉमन करें तो हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻24। और इसी प्रकार से ये हम ले लें, इसको हम ले लें ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये 23 है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻⁻24 है। उसको हम क्या करें, हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन कितना गुना अधिक है। तो इसको हम 23 को 24 बदलें तो इसको हम लिख सकते हैं 26.7। हाँ, एक पॉइंट को यहाँ खिसका दें और ये हो जाएगा 10⁻⁻24 और 1.67 ये है 10⁻⁻24। तो ये 10⁻⁻24 ये बढ़ जाएगा। इसको हम भाग करते हैं तो ये पाते हैं 15.988 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लगभग नियर अबाउट हम मानते हैं 16 ग्राम। तो इस प्रकार से हम ये लेते हैं कि ऑक्सीजन का जो भार है हाइड्रोजन के भार से 16 गुना अधिक होता है। तो सबसे पहले यदि हम जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो भार है जिसको हम देख नहीं सकते तो उसको तौल पाना तो एकदम अकाल्पनिक है। तो इसको हम अप्रत्यक्ष विधि से देखिए किस प्रकार से हम इसका भार को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम एक मैजिक संख्या का उपयोग करते हैं और जिसको हम बोलते हैं मोल। अब देखिए मोल होता क्या है, जैसे मोल का उपयोग जैसे हम करें तो मोल क्या है। तो मोल जो है जिस प्रकार से मान लीजिए एक डजन जो है वो होता है 12 वस्तु। जैसे हम मान लेते हैं बाजार में जैसे केला लेते हैं तो हम बोलते हैं 12 केला दो, नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं 1 डजन केला दो। उसी प्रकार से 1 डजन का मतलब होता है 12 वस्तु। उसी प्रकार से मतलब एक स्कोर का जो मतलब होता है 20 वस्तु। एक ग्रुस का मतलब होता है 144 वस्तु। 500 वस्तु का संग्रह को हम बोलते हैं रिम। जैसे हम पेपर लेते हैं तो हम बोलते हैं 1 रिम दो, 1 रिम समझ जाते हैं 500 पन्ने देना है। तो उसी प्रकार से जो अणु परमाणु जो होते हैं इतना सूक्ष्म होते हैं कि उसको हम बार बार उसके भार को लिख पाना बहुत जटिल कार्य होता है। और उसको सुविधा में लाने के लिए हम एक मैजिक संख्या को उपयोग करते हैं और उसको बोल देते हैं मोल। अब जो मोल होता है जैसे देखिए 1 मोल, तो 1 मोल होता है 6.023 × 10⁻23। तो ये अणु हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं आयन भी हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी अणु परमाणु जो आयन है 1 मोल का अर्थ होता है 6.023 × 10⁻23। इतनी संख्याओं को हम 1 मोल मान लें और इस 1 मोल मानकर हम उसके परमाणु के द्रव्यमान को एक सरल या छोटे अक्षरों में लिखें तो इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक द्रव्यमान। इसको बोलते हैं क्या? आपेक्षिक द्रव्यमान। ये जो आपका अपेक्षित द्रव्यमान कहलाता है और उस आपेक्षिक द्रव्यमान को हम एक और शब्दों से बोलते हैं आपेक्षिक द्रव्यमान। इस आपेक्षिक द्रव्यमान को एक और तरीके से बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं EMU। EMU का मतलब होता है AMU का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब होता है मास और U का मतलब होता है यूनिट। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या हिंदी में कहें तो इसको लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई।
AMU। अब देखिए AMU, तो यहाँ पर हम देखें तो किसी परमाणु के भार को एक सरल रूप में व्यवस्थित करने के लिए या लिखने के लिए जो इकाई उपयोग करते हैं उसको हम बोलेंगे AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का भार सबसे कम होता है, उसका भार इकाई है, तो इकाई मानकर किसी परमाणु के भार को हम उसका अध्ययन करते हैं। और हम ये मानते थे कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, लेकिन बाद में उसमें आगे सुधार किया गया और वो ऑक्सीजन को प्रमाणित लिया गया और ये बोला गया कि ऑक्सीजन 16 के परमाणु भार का 1/16 गुना से कितना गुना भारी है। लेकिन बाद में 1961 में IUPAC पद्धति, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, ये संघ होता है और इस संघ में सर्वमान्य से निर्णय लिया जाता है। उस निर्णय में अब जो है कार्बन के 14 समस्थानिकों का भार का 1/12वां गुना को प्रमाणित माना गया और इस प्रकार से हम लिख देते हैं किसी परमाणु का भार कार्बन 14 के 1/12 गुना से कितना गुना भारी है, वह उसका परमाणु भार होता है। अब हम ये भी जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तो जो परमाणु भार होता है हमें मानते हैं कि परमाणु जो है उसका भार जो होता है परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस में होता है और यह भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। और ये जो संख्या है वो तो पूर्णांक में होता है, भिन्न में नहीं होता। लेकिन हम जो पीरियाडिक टेबल में हम देखते हैं सबका भार जो है भिन्न में होता है। तो भिन्न में कैसे आता है, तो उसको हम बोलते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई तत्व जो है 2 या 2 से अधिक समस्थानिकों से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें क्लोरीन, तो क्लोरीन का जैसे हम लें उसका जो द्रव्यमान होता है क्लोरीन Cl, इसका द्रव्यमान होता है कुछ का जो होता है 35 और कुछ का होता है 37। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु क्रमांक 17। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ परमाणु का द्रव्यमान 37 होता है क्लोरीन का और कुछ का होता है 35। तो हम ये देखते हैं कि वायुमंडल में या पृथ्वी पर इसकी उपलब्धता क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रकृति में इसकी उपलब्धता है ये 35 वाला जो है 3 अनुपात में मिलता है, 3 गुना मिलता है। तो हम 35 को हम 3 से गुणा कर दें, प्लस 37 जो है ये आपका 1 भाग में मिलता है। तो 3 और 1 4, ये हो गया 4। 35 गुणा 3 करें तो 1 हो जाएगा 5 और 37 से कम 37। टोटल कर दें तो हो जाएगा 142/4। तो 142 में हम 4 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 35.5। इसका मतलब यह हुआ, जैसे आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो क्लोरीन का जो भार है न तो 35 रहेगा न 37 रहेगा, बल्कि कितना होगा, क्लोरीन का भार लिखा रहता है 35.5। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का ये परमाणु द्रव्यमान होता है। अब हम यहाँ पर आवर्त सारणी में एक आपको भार दिखाई देगा 35.5, तो वास्तव में ये क्या हो गया, ये कहलाता है औसत द्रव्यमान। अब हम ग्राम में व्यक्त क्यों करते हैं, यदि हम इसी AMU को यदि ग्राम में व्यक्त करें तो उसको हम लिख देते हैं, ये AMU न लिखकर हम लिख देते हैं 35.5 ग्राम। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भार लिखते हैं, इसका जो भार है ये है 16 ग्राम। तो इस प्रकार से
ये जो मान होता है ये हमें प्राप्त होता है। और अगले पार्ट में हम देखेंगे अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और उससे संबंधित अंकित प्रश्न। ये वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, तभी आपको समझ में